की इस वीडियो के दिन होने वाले धमाकेदार एग्जाम, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे रस और छंद। हाँ दोस्तों, ये हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर रस और छंद। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही धमाकेदार टॉपिक है, एकदम कहानी की बात समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जितने भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में थी सारी आज दूर हो जाएगी, क्योंकि आज की इस धमाकेदार वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले एक धमाकेदार चैप्टर फिर हम बोल सकते हैं टॉपिक, जिसका नाम है रस और छंद। जैसे इनका नाम है बहुत छोटा सा, बहुत ही छोटा और आराम से बोलने वाला, वैसे इनका अर्थ है। कहानी के माध्यम समझने वाले हैं बहुत ही इजी तरीके से। हर वीडियो की तरह इस वीडियो के अंदर होने वाली है जंग, क्योंकि हम हर वीडियो के अंदर जंग करवाते हैं, इसी प्रकार हम इस वीडियो के अंदर जंग करवाएंगे। जैसे कि मैंने आज सीरीज शुरू की थी, हिंदी वॉर सीरीज, जिसके अंदर सभी सीरीज के अंदर लड़ाइयाँ होती हैं, कोई हथियार से नहीं, बस समझाने के लिए होती है। तो लड़ाई होती है सब वीडियो के अंदर, उसी प्रकार इस वीडियो के अंदर भी लड़ाई होगी। तो मैंने आपको बताया ना कि हमारी एक सीरीज, इसका नाम हिंदी वॉर सीरीज। इस सीरीज में आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके आप देख सकते हो। इस सीरीज के अंदर सभी टॉपिक के बीच होती है हमारी लड़ाई। अगर आप कोई भी टॉपिक देखना चाहते हो आप वहाँ देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखी है। सबसे पहले हम करेंगे हमारे रस। तो रस को पढ़ने से पहले बस आप छोटी सी कहानी समझ लेना, इसी से रिलेटेड है, उसी कहानी में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप इसे इमेजिन करो, ठीक है, कि आप एक जंगल में गए हो, वहां पर आप जंगल में खो जाते हो। खोने के बाद आप जहां घूमने जाते हो, भाई आपको कोई जगह नहीं मिलती, मतलब रास्ता नहीं मिलता बाहर जाने का, अब आप खो जाते हो। खो जाने के बाद आप देखते हो कि आपके लेफ्ट साइड एक शेर खड़ा है और राइट साइड एक सांप है। अब वहाँ बहुत डर जाते हो। अब आप डरोगे ना, मतलब खुश तो नहीं होगे, डरोगे, वहाँ पे बहुत चीज डर जाते हो, इतना डर जाते हो कि आप बेहोश होने की हालत में आ जाते हो। फिर आप वहाँ जब डरोगे तो आप लोग कुछ एक्शन दोगे, मतलब वैसे उसे फाइट तो नहीं करोगे, मतलब अपने आप से, मतलब जब डरोगे तो आप मानसिक प्रक्रिया करोगे, फिर शारीरिक प्रक्रिया करोगे। जैसे आप डरते तो हम ऐसे नहीं कर लेते हैं, या फिर कांपने लग जाते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया करेंगे। और फिर जब डरोगे तो आपके मन में कुछ ना कुछ भाव उत्पन्न हो, मतलब भाव या फिर विचार आने लगेंगे अपनी मम्मी को या पापा को या नाना नानी को, जिसको भी वो आप याद कर लोगे। आप हो गया आज तो मरने वाले, तो याद कर लेते सबको, मतलब याद करोगे। ऐसे आपके मन में कोई विचार आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, होगा ऐसा है। अब ये सब जो भाव उत्पन्न हुए, अब जब आपने शेर और सांप को देखा तो आपके मन में एक भाव था जिसका नाम था भय। अब वो जागृत हुआ, क्योंकि आप अगर शेर को देखोगे तो खुश तो होगे नहीं, भय लगेगा, मतलब डरोगे ना। तो वही है ये कहानी सिर्फ इतनी है, ठीक है। अब इस कहानी से समझेगी रस क्या है आखिर। देखो, रस के होते 4 भेद। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभव, चौथा है संचारी भाव। ये 4 भेद होते हैं। पहला है हमारा स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होता है, अब जो मैंने आपको कहानी बताई थी उसके माध्यम से मैं बताती हूँ। अब स्थायी भाव होता है, स्थायी भाव का मतलब होता है जो हमारे मन में जो भाव स्थायी रूप से बैठे होते हैं ना, उसे स्थायी भाव कहते हैं। कहने का अर्थ है, जब आप इस परिस्थिति को देखते हो, शेर और सांप को, तो आपके मन में एक भय नामक एक भाव था, जो कि इस चीज को देखकर जग गया। क्योंकि अगर आप सिंपल से मैं खड़ी हूँ और मैं डर थोड़ा ना रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर क्योंकि ऐसी सिचुएशन नहीं आई ना, ऐसी सिचुएशन थोड़ी ना आई है जो मैं डरूंगी। तो मतलब हमारे मन में जो भाव है ना, वो उत्पन्न कब होंगे, जब कोई परिस्थिति आएगी। अब कोई, जैसे कि मेरे साइड में सांप खड़ा होगा तो मैं डरूंगी ना। अब हम जब डरती हूँ तो डरने के बाद मुझे भय लगता है, मुझे डर लगता है। और डर कहाँ से आता है, वो हमारा एक भाव होता है, और वो कहाँ होता है, वो बैठा होता है। क्योंकि अब इस समय वो बैठा नहीं है, मतलब इस समय वो बैठा ही हुआ है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, इसमें मेरा डर का जो भाव वो बैठा हुआ है। अब कोई परिस्थिति आएगी तो वो उभरेगा। अब आपने कोई अच्छा नज़ारा देखा, अब अच्छा सा नज़ारा देखा है आपने, तो आप बहुत खुश होगे, क्योंकि आपके मन में वो भाव था। आपके मन में करुणा का भाव होता है, आपके मन में डर का भाव होता है, आपके मन में एक हर्ष का भाव होता है, जो कि कोई सिचुएशन को देखकर जागृत हो जाता है। उसी को कहते हैं स्थायी भाव। जो हमारे मन में स्थायी रूप से बैठा होता है, वो जब जागृत हो तो स्थायी भाव कहते हैं। सिंपल, कोई डरने की बात नहीं, बहुत ईजी है। फिर आता है विभाव। विभाव क्या होता है, जब आपने शेर और सांप को देखा, तो शेर और सांप को देखा तो आपके मन में जो भाव बैठा हुआ था वो उत्पन्न हो गया, कौन सा, भय नामक भाव, वो जागृत हो गया, मतलब उभर गया, ठीक है, वो गया स्थायी भाव। अब जब आपने शेर और सांप को देखा तो ये जो सिचुएशन थी, मतलब शेर था, सांप था, एक भरा जंगल था, डर का माहौल था, तो आप जो ये परिस्थिति है ना, जिस परिस्थिति के कारण आपके मन में ये भय उत्पन्न हुआ, उसे कहेंगे विभाव। जैसे कि आपने सुंदर नज़ारा देखा और आपको खुशी मिली, तो जो सिचुएशन थी जिसके कारण आपको खुशी मिली, उस सिचुएशन को कहेंगे विभाव, ठीक है। विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। उद्दीपन जो होता है, इसमें क्या अंतर होता है, देखो, आलंबन तो वही है
कि आपने जो सिचुएशन थी, डरावनी सिचुएशन को देखा तो आपके मन में डर जागृत हुआ। परंतु उद्दीपन क्या होता है? जब वह डर बढ़ जाता है, 2 गुना हो जाता है, अब बेहोश होने की कगार पे आ जाते हो, तो उसे उद्दीपन कहते हैं। कहने का अर्थ है, जब आपने शेर और सांप को देखा तो अब शेर शांत थे, आप तो डरे हुए थे, पर शेर और सांप तो शांत थे। पर अगर शेर ने गुहारना शुरू कर दिया और जो सांप था उसने फुफकारना शुरू कर दिया, तो आपका डर बहुत बढ़ जाएगा, आप बेहोश होने की कगार पे आ जाओगे, इतना डर जाओगे आप। ठीक है, तो इस मतलब डर के ऊपर डराना ही क्या कहता है? उद्दीपन कहलाता है। अनुभव क्या होता है? अनुभव होता है, अब आपने शेर और सांप को देखा, मैंने आपको बताया ना, जब आप शेर और सांप को देखते हो आप शांत तो खड़े होगे नहीं, आप थोड़ा डरोगे, कांपोगे। तो इस सिचुएशन को, मतलब सिचुएशन के आराम जो कर रहे हो ना, ये डरना है, कांपना है, ये सब करोगे, मानसिक और शारीरिक क्रियाएं होती हैं वो करोगे, वही कहलाता है अनुभव। असंचारी भाव कहलाता है, अब आप जो भी खड़े हो तो आप ऐसे डरोगे, बैठोगे, सहमे से हो जाओगे, तो आप कुछ ना कुछ सोचते रहोगे, आपके विचार में कुछ, आपके अंदर कोई ना कोई विचार आते रहेंगे, थोड़े विचार आएंगे, फिर थोड़े मतलब थोड़े समय के लिए जो विचार आते हैं, ज़्यादा समय के लिए नहीं, सिर्फ थोड़े समय के लिए जो विचार आते हैं उसे कहते हैं संचारी भाव। सिंपल होता है। स्थायी भाव, मन में बैठे हुए भाव। स्थायी भाव क्या होते हैं? मन में बैठे हुए भाव। विभाव क्या होते हैं? जिस सिचुएशन के कारण हमारे अंदर भाव जागृत होते हैं। उद्दीपन मतलब बड़ा डर को डराना, डर को डराना। अनुभव क्या होता है? जो प्रक्रिया करते हैं संचारी भाव, आपके मन में जो थोड़े समय के लिए विचार आते हैं। सिंपल है, बहुत ईजी टॉपिक है, कोई डरने की बात नहीं है। अब हम पढ़ेंगे रस और स्थायी भाव, मतलब कौन कौन से रस होते हैं और कौन कौन से हमारे स्थायी भाव होते हैं। अब हम करने वाले हैं रस और स्थायी भाव के बारे में। तो रस और स्थायी भाव क्या होते हैं? देखो, रस स्थायी भाव हमें सबने जान लिए थे क्या होते हैं भाई। स्थायी भाव हमारे स्थायी भाव आते हैं मन के भाव, जो हमारे मन छिपे होते हैं उसी भावों को कहते हैं स्थायी भाव। अब जब हम किसी वाक्य में स्थायी भाव का प्रयोग करते हैं तो अब इनमें उनका रस क्या है, मतलब उनका नाम क्या रख दिया है, उसे कहेंगे रस। कहने का अर्थ है कि हमने एक खुशी की कोई लाइन है, मतलब कोई भी एक शब्द है या फिर लाइन बोल दो, या फिर किताब में कोई एक वाक्य है, अब उस वाक्य में खुशी की चीज़ व्यक्त की जा रही है, मतलब उसमें खुशी का भाव है। उस खुशी के भाव को हम ये तो लिखेंगे इसमें उत्साह का प्रयोग किया गया है, जी नहीं। पूछेगा एग्जाम वाला कि इसमें क्या, किस रस का प्रयोग किया गया है, क्योंकि रस और जो स्थायी भाव में एक संबंध है उनका। क्योंकि अगर आपसे एक वाक्य में देंगे कि इस वाक्य के अंदर आप बताइए आपको किस रस का प्रयोग किया गया है, इसमें कोई दुखी का भाव है तो आप कहोगे हाँ भाई इसमें शोक का भाव है, दुखी का भाव है, तो इसमें करुण रस का प्रयोग किया है। अब इसमें कहोगे इसमें तो उत्साह का भाव है, तो इसमें किसका प्रयोग किया है, हास्य का किया गया है, फिर वीर का रस का प्रयोग किया गया है। मतलब हमारे मन में जो भाव होते हैं ना, उन भाव के जो नाम रखे हुए हैं उन्हें कहते हैं रस। कहने का अर्थ है कि जैसे छंद होते हैं वैसे रस होते हैं। ठीक है, जैसे छंद होते हैं ना, छंद पढ़ेंगे, बताऊंगे आराम से, डिटेल में बताऊंगे, फिर रस समझो आप। रस समझिए क्या होते हैं, मतलब हमने किसी वाक्य में जब आप कोई नाम रखते हो, कोई भी भाव लिखते हो, या फिर जो वाक्य के अंदर जो भाव होते हैं ना, उस भाव को भी किसी रूप में बोलना पड़ता है। मतलब हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे इसमें खुशी का भाव है, बोलेंगे इसमें तो खुशी का भाव है। अब एग्जाम वाले थोड़ा ना पागल है, वो थोड़ा पूछेंगे इसमें किस चीज़ का भाव है, पता है अगले को कि भाई खुशी का भाव है। अब वो किसी रूप में पूछेंगे और उस रूप को हम कहते हैं वीर रस, मतलब रस कहते हैं उसे। और रस में जो भी है वीर रस है, कौन कौन से रस है वो हम पढ़ने वाले हैं। पहला है रति रस, श्रृंगार का जो रस आता है, जैसे कि खुशी का, दुख का, मतलब इसमें आता है श्रृंगार का रस, उसे स्थायी भाव में कहते हैं रति। रति एक भाव है जिसे हम रस में कहते हैं, जैसे कि रति एक भाव, जैसे हम कहेंगे रस में ये एक श्रृंगार रस है। हास्य मतलब खुशी का भाव होता है। अब खुशी के भाव को हम रस में कहते हैं हास्य। कोई वाक्य दिया है तो उस वाक्य के अंदर कोई खुशी का भाव आ रहा है तो आपका हंसने का, हर्ष का भाव आ रहा है, तो उस हर्ष के भाव में जब आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा रस है तो आप क्या बताओगे, हास्य रस। शोक का है तो बताओगे करुण रस, उत्साह प्रकट है तो बताओगे वीर रस, क्रोध है तो रौद्र रस, भय है मतलब भयानक चीज है तो भयानक रस होगा, जो गुस्सा है तो विभक्त रस, अविस्मय है तो अद्भुत रस हो गया, निर्वेद है तो शांत हो गया, स्नेह हो गया, वात्सल्य, देव है तो भक्ति है। सिंपल। अरे बिल्कुल भी मत घबराओ, बहुत ईजी है भाई। जो नाम रखी है ना, ये नाम है, सिर्फ नाम है, ये कोई दिक्कत मत लेना, ये सिर्फ नाम है।
यहाँ पर ये इससे थोड़े मिलते जुलते, जैसे कि हर्ष का है हास्य, शोक का है करुण, उत्साह का है वीर, क्रोध का है रौद्र, देव का है भक्ति, स्नेह का है वात्सल्य, निर्वेद का है शांत। सिंपल है, जो डेली आपने सुने होंगे ये शब्द, तो बहुत बार सुने होंगे। अरे बस ये है कि स्थायी भाव है, हमने कोई वाक्य में स्थायी भाव के रूप में आपसे सवाल पूछते हैं, इसमें स्थायी भाव क्या होते हैं, आखिर आपके भाव ही तो होते हैं। भाव आप समझ जाओगे, इसमें इस चीज़ का इस ये भाव है और इस भाव का कोई नाम है जो हमने बोल रखे हैं रस, और उसका नाम लिख देना, सिंपल। ये रस जो है बिल्कुल भी ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। रस समझ लिए। अब हम पढ़ेंगे हमारा छंद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम करेंगे हमारे छंद। हमने रस तो कंप्लीट कर लिए थे, बहुत ईजी टॉपिक था, आसानी से हो गया था हमारे रस, ठीक है। तो भाई अब हम करेंगे छंद क्या होते हैं। तो छंद जो होते हैं ना बहुत ही ईजी है, ये भी बहुत, अभी देखो छंद तो है बहुत ईजी, पर अब ये जानते हैं हम छंद का प्रयोग करते क्यों हैं। जैसे हम रस का प्रयोग करते हैं वाक्य में, वैसे ही छंद का प्रयोग करते हैं हम। देखो रस का हम प्रयोग कब करते हैं, जैसे कि अब कोई भाव होता है ना, उसे बताने के लिए कौन सा भाव है ये। अब हास्य भाव था, अब इस हास्य भाव मतलब हर्ष नामक एक भाव था। अब उस भाव का कोई नाम रख देते हैं हम हास्य, मतलब एग्जाम में पूछ लेते हैं ना कि कौन सा इसमें कौन सा रस है, तो आप बता सकते हो कि हास्य रस है, वैसे पूछ लेते हैं। वैसे ही छंद है। अब छंद से थोड़ा सा अलग है। छंद में क्या है, विद्वानों ने छंद इसलिए बनाए थे ताकि हम किसी भी काव्य को लिखे तो जिस सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं ना, उसे छंद कहते हैं। मतलब उनमें कब किसका प्रयोग करना है, मतलब कब इसमें क्या करना है, कब किस चीज़ का प्रयोग करना है, मतलब इसमें कितनी लाइन होनी चाहिए, लास्ट में क्या लिखना है, हमें कहाँ रुकना है, कहाँ कौन सी गति बनानी है, ये सब हमारे सिस्टमेटिक तरीके से जो बनाते हैं ना किसी भी काव्य को, उसे कहते हैं छंद। समझ में आया। अब एक बार पढ़ लो, फिर आपको डीपली समझ में आ जाएगा। जहाँ पर किसी पंक्ति में, किसी पंक्ति या फिर किसी रचना फिर किसी काव्य में किसका प्रयोग हो, यति का हो, गति का हो या फिर तुक का हो। अगर ये यति गति तुक होते क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन शब्द होते क्या है तो पढ़ेंगे, मैं बताऊंगी अभी, ठीक है। का विधान हो, मतलब जिस भी पंक्ति में ये तीन चीज हो ना, वो हमारे छंद होती है। अब है क्या ये, पहला हम देखते हैं चरण और पद। ये तो पढ़ने मतलब ये तीन चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, पर तो ये भी पढ़ने क्योंकि इन छंद में इनका प्रयोग भी होता है। अब किसी भी वाक्य में, कोई भी वाक्य ले लेते हैं हम, या वाक्य नहीं मतलब कोई पंक्ति लेते हैं, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानसून, बहुत ही पुराना है और पता भी होगा आपको। तो ये जो हमने काव्य रचना या मतलब जो हमने पंक्ति ली है, इस पंक्ति को बनाने में किसका प्रयोग किया गया है, छंद का किया गया है। क्यों, क्योंकि छंद के अंदर क्या क्या होते हैं, छंद में होते हैं चरण, छंद में चरण होते हैं, छंद में वर्ण होते हैं, छंद में संख्या होती है जो कि इनमें भी है, छंद में गण होती है, यति होती है, गति होती है, तुक होता है जो कि इनमें भी है। अब वो कैसे, आप देखो छंद में चरण होते हैं। अब किस पंक्ति में है चरण, क्या होते हैं, देखो चरण होते हैं, एक पहला चरण मतलब पद, चरण होते हैं पद, जैसे कि रहीमन पानी राखिए, ये हमारे एक लाइन खत्म हुई यहाँ पर, मतलब एक पहला चरण। बिन पानी सब सून, दूसरा पानी गए ना उभरे, तीसरा मोती मानसून। इसमें 4 चरण हुए, मतलब यहाँ पर हम रुके, ये एक चरण बना, दूसरा ये चरण बना, तीसरा ये चरण, मतलब पंक्ति, हर पंक्ति में 4 चरण होते हैं। ये आपको याद रखना है, सभी पंक्तियों में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसलिए कहते हैं कि मतलब कोई पंक्ति बनाते हैं तो इन चीजों का ध्यान रख के बनाते हैं। अगर हम कोई भी पंक्ति काव्य रचना बनाते हैं तो इन चीजों को ध्यान में रख के बनाते हैं कि हाँ इसमें 4 चरण ही होने चाहिए, 4 से ना ज्यादा कम ना फालतू, 4 ही होने चाहिए और इसमें इतनी मात्राएं होनी चाहिए, ऐसे बनाते हैं। तो ये होता है चरण हो गया, वर्ण और मात्रा। अब हर पंक्ति में बनाओगे तो एन आर एम ये सब तो लगते ही हैं, मतलब वर्ण और मात्रा तो लगती ही है। तो इनमें वर्ण मात्रा है, पे आ, ये सब आपने पढ़ेंगे। वर्ण मात्रा क्या होता है, वर्ण मात्रा है इनमें, बस। तो ये भी हमारा क्या है, मतलब समझ आने हमारा छंद है। वर्ण मात्रा का प्रयोग तो होता ही है। अब इसी प्रकार इसमें भी वर्ण मात्रा का प्रयोग है, तो हम कह सकते हैं भाई ये एक बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से एक पंक्ति काव्य है, ठीक है, एक अच्छी पंक्ति काव्य है क्योंकि इसमें छंद का प्रयोग किया गया है। हर पंक्ति काव्य में अगर छंद का प्रयोग कर दिया तो वो एकदम महान और एक अच्छी कहलाई जा सकती है। तो छंद पंक्ति को अच्छा बनाती है, ठीक है। संज्ञा और कर्म, अब जिस वाक्य में, जिस पंक्ति में, जिस काव्य में
संख्या और क्रम आ जाए, मतलब हर चीज को क्रम से लिखो, संख्याओं में लिखो उस चीज को, मतलब संख्या जैसे संख्या होती है ना, व्यवस्थित रूप से लिखे गई हो संख्या, उस अगर जिस भी काव्य में लिख दिया तो वो हमारे कैसा कह सकते हैं कि वो अच्छा है, अच्छा काव्य है, अच्छी रचना की गई है। ठीक है, मतलब उसमें छंद का प्रयोग किया है, क्योंकि छंद में संख्या और क्रम होती है। गण क्या होते हैं? गण होती है 3 वर्णों का समूह। मतलब ऐसे नहीं है कि इसमें 3 वर्णों का समूह से ज्यादा नहीं हो सकते पर 3 वर्ण भी होते हैं। इसमें 3 वर्ण नहीं होते, मतलब 3 वर्णों से कम नहीं हो सकती, ज्यादा होती है। कहने का अर्थ है 3 वर्णों का समूह हमारा क्या कहलाता है? गण कहलाता है। इसमें 3 वर्णों का समूह हो सकता है। ओके, गति क्या होता है? गति होते हैं जिस काव्य को हम जिस लय में गा रहे हो ना। अब देखो, अब हमने वाक्य बनाया, अब वो हम एक सांस में तो पढ़ नहीं देंगे। अगर हमने एक सांस में पढ़ दिया तो वो अच्छा काव्य नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि इसमें अगर हमने वो एक सांस में पढ़ दिया तो इसमें छंद नहीं है। जिस छंद में लय हो, एक गति हो, एक लय हो, उसे कहेंगे, मतलब उसे कहेंगे हम एक अच्छा काव्य, जिसमें अगर छंद हो, और छंद में क्या है, मतलब उसमें एक अच्छी गति भी होनी चाहिए, उसमें एक यति भी होना चाहिए, मतलब ठहराव भी होना चाहिए। मतलब एकदम एक सांस में नहीं पढ़ सकते, ठहराव के साथ पढ़ेंगे, गति के साथ पढ़ेंगे, और जिस चीज में हमने गति और ठहराव दे दिया वो एक अच्छा काव्य कहलाएगा। फिर तुक मतलब होता है, तुक जो होता है भाई, पहले बता रही हूँ, तुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर काव्य में ये होना जरूरी है। तुक होता है, अब हमने कोई एक वाक्य लिखा, वाक्य मतलब एक पंक्ति लिखी, उस पंक्ति का पहली लाइन जहाँ खत्म होती है और पहली लाइन की जो अंत और दूसरी लाइन का अंत में जो वर्ण और शब्द होते हैं वो सेम हो गए, तो वो हमारा एक अच्छा काव्य होगा, मतलब उसमें छंद का प्रयोग किया गया है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, सून में न एक वर्ण है, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून, चून में न है, मतलब दोनों में क्या है? सिमिलरिटीज है, मतलब दोनों में न एक वर्ण है, सेम है, तो मतलब यहाँ तुक का प्रयोग किया गया है। कहने का अर्थ है इस वाक्य में सभी छंद का प्रयोग कर दिया, मतलब एक अच्छा काव्य है। छंद क्या होता है, आप मैं बता दी, ढंग से सुनो। छंद क्या होता है? तो छंद होता है जो वाक्य को, जो पंक्ति को एक अच्छा बनाते हैं, उसे लिखने में मदद करता है। कि इस पंक्ति, अगर छंद नहीं होंगे तो हम कोई पंक्ति किसी प्रकार से लिख देंगे, मतलब उसमें वो मजा नहीं आएगा पढ़ने में, उसमें वो गति नहीं होगी, उसमें वो ठहराव नहीं होगा, और ना उसमें गति ठहराव और ना उसमें कोई लय हुई, तो किस चीज का वाक्य है, किस चीज का काव्य, किस चीज की पंक्ति, कोई कहलाई नहीं जाएगी। मतलब पंक्ति और काव्य को लिखने में छंद का प्रयोग होता है, जिसे विद्वान ने बनाया बहुत ही अच्छा बनाया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको छंद और जो रस है वो समझ में आ गए होंगे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। रस भी बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार चैप्टर था, और छंद भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार चैप्टर रहा है। हमें दोनों में मजा आया, मुझे तो भाई दोनों में पढ़ाने में मजा आया था। बहुत ही इजी टॉपिक था, नाम की तरह एक छोटा सा छंद ही तो था, तो क्या मुश्किल। रस नाम की तरह आनंदित था, तो इसमें क्या दिक्कत। रस को हमने पढ़ लिया एक कहानी के माध्यम से, शेर और सांप के माध्यम से, और छंद उसको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं कहानी के माध्यम से, वैसे है इतना इजी है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। दोनों बहुत इजी थे, मुझे तो भाई दोनों अच्छे लगे, तो मैं तो इन दोनों को 10/10 दूंगी। फाइट करवानी थी ना, जंग था ना भाई, जंग में दोनों ही जीते। आई होप कि आपको समझ में आएगा और आपको अच्छा लगा होगा। भाई मुझे तो बड़ा मजा आया पढ़ाने में, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक था। छंद बिल्कुल छंद की तरह था, छंद सा था, मतलब बड़ा ही इजी था। छंद में तो भाई कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और रस वो तो हमने एक कहानी के माध्यम से समझ ही लिया था, उसमें कोई दिक्कत तो हो तो फिर आप क्या कर पाओगे। छंद रस बहुत ही इजी टॉपिक है, जो कि हमने इजी तरीके से और कहानी के माध्यम से समझा है। भाई छंद रस में तो आनंद ही आनंद आया है, क्योंकि उसमें कहानी थी सांप और शेर की, और छंद में उसमें कहानी की जरूरत ही नहीं है, कि वो तो खुद ही इतना ईजी है। तो मेरे हिसाब से तो दोनों को 10/10 मिलेगा, क्योंकि हम दोनों पे जंग करवा रहे थे, तो उस जंग में कौन जीता है ये भी देखना है। तो भाई मेरे ख्याल से तो दोनों ही जीते, क्योंकि दोनों को 10/10 मिला, क्योंकि दोनों बहुत ईजी थे। क्या हुआ, छंद ने रस को मुक्का मारा, रस ने छंद को मुक्का मारा। दोनों ही पहलवान थे, दोनों ही सेम ताकतवर थे, दोनों में कोई भी निर्बल नहीं था, दोनों ही ताकतवर थे, तो इसलिए दोनों ही जीत गए। ठीक है, तो दोनों ही जीते हैं, तो उसमें कौन हारा कौन जीता, दोनों ही जीते हैं। तो इसलिए हम इन दोनों को बधाइयाँ देते हुए इस वीडियो करते हैं समाप्त, क्योंकि ये वीडियो हमारी खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो के दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, और बड़े ही मजेदार तरीके से बड़ी मजेदार टॉपिक को लेकर आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम फॉलो करना।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।